अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बायो बिजनेसमैन। आज जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस बल्कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल होती है, इसके दौरान जो सबस्ट्रेट लेवल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो तो एटीपी के फॉर्म में होते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी होती है वो NADH और FADH के फॉर्म में होती है, FADH2। ये NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होते हैं वो 2 होते हैं, और जबकि क्रेब्स साइकिल में 2 क्रेब्स साइकिल होती हैं, तो एक में 3 और 3 दूसरी में तो 6, और FADH एक में 1 तो 2 साइकिल्स में 2 होगी, और 2 NADH दूसरी प्रोड्यूस होते हैं जो लिंक रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के दौरान, जो पाइरूवेट को कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम A में। तो अब ये ज़्यादातर जो हमारी एनर्जी है वो NADH और FADH की फॉर्म में है। तो अब सेल इस एनर्जी को कैसे यूज़ करेगा? इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए सेल एक प्रोसेस अपनाएगा जिसको ये NADH वाली एनर्जी को ATP के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वो जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, मतलब कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ETC। तो अब जो इनके कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1, और दूसरा जो होता है वो FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2, और जो तीसरा होता है हमारा कोएंजाइम Q, और जो चौथा होता है हमारा साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3, और इस कंपोनेंट को और कहते हैं हम, इसका जो दूसरा नाम होता है साइटोक्रोम B, और जो पांचवा होता है वो होता है साइटोक्रोम C। अब जो छठा होता है वो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4, और इससे जो हम कहते हैं साइटोक्रोम, और जो हमारा छठा हो गया था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4, उसका दूसरा नाम क्या? साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम। अब ये जो हुए 6 जो इंक्लूड थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कंपोनेंट्स, तो अब आप सुनते आ रहे हैं कि साइटोक्रोम A3, यहाँ भी साइटोक्रोम सुनते आए, लेकिन आपको बताते चले कि साइटोक्रोम है क्या। पहले साइटोक्रोम दरअसल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट कंटेनिंग हीम ग्रुप। तो ये जो हीम ग्रुप हो गया, तो हीम ग्रुप आपको जैसे पता है हेमोग्लोबिन में भी होता है, तो हेमोग्लोबिन में भी जैसे आयरन होती है इसके सेंटर में, और साइटोक्रोम में भी यही आयरन होगी।
जो ऑक्सीडेज और रिडक्टेज होगी साइटोक्रोम में जो इन्वॉल्व होगी। और ये जो हीमो है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप काम करती है साइटोक्रोम, जैसे कि एंजाइम है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप तहत काम करती है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जो ये साइटोक्रोम की लिटरली मीन है वो सेल कलर, लिटरली मीन सेल कलर। अगर साइटोक्रोम रिड्यूस हो तो उसका कलर क्या होगा, रिड्यूस्ड साइटोक्रोम कलर हैज पिंक। मीन्स जो रिड्यूस साइटोक्रोम होगा उसका कलर होगा क्या, पिंक होगा। ये प्रोटीन है, जैसे कि आप पता है प्रोटीन है, एंजाइम तो वैसे ही प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन है जिनमें प्रोटीन प्लस पिगमेंट है जिनमें आयरन एज हीम ग्रुप में मौजूद होता है। अब साइटोक्रोम आपको क्लियर होगा। अब आपको मैंने बताया था पहले साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A3 अब ये इन्वॉल्व होंगे। तो अब हम इसकी जो मेन पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं कि जो हमारे कंपोनेंट थे साइटोक्रोम्स, अब ये काम कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा। तो अब हम अपने प्रोसेस पे चलते हैं कि इनमें पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। पैसेज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपको पता है पहले ये जो है ये पहला जो मैंने बताया NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1। और ये जो दूसरा है वो FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 सॉरी। और जो ये है ये कोएंजाइम Q है, कोएंजाइम Q। और ये जो आपको दिख रहा है ये साइटोक्रोम B है। और इसका जो ये पहले वाला NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1 और ये FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 और ये कोएंजाइम Q थर्ड नंबर पर। और साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 जो साइटोक्रोम B भी जैसे हमने कहा था कि R साइटोक्रोम B। और ये जो है ये है साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम शार्ट में लिखता हूँ मैं साइटोक्रोम C, ठीक है। और ये जो चौथे नंबर पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 जिसे दूसरा मैंने नाम दिया था साइटोक्रोम A एंड 3, साइटोक्रोम A एंड 3 ये जो पूरा होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि जो क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से NADH और FADH2 जो ये आए थे और लिंक रिएक्शन से, तो अब ये ATP की एनर्जी में बनेंगे। इनमें जो है ना बहुत सी एनर्जी स्टोर्ड है। अब ये बनेंगे कैसे, मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाई, जो कंपोनेंट इन्वॉल्व थे, ये पैसेज है। अब हम इसके प्रोसेस के तहत करेंगे। पहले NADH आएगा, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स पर, तो ये NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज करेगा, खुद डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन वैसे क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो NADH ऑक्सीडाइज हो गया तो इसलिए हाइड्रोजन रिमूव हो गई तो ऑक्सीडाइज इसे कहेंगे। सो ये ऑक्सीडाइज जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आएंगे। तो इसमें जब NADH डिहाइड्रोजिनेज इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये NADH हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन इस जो साइटोक्रोम Q है इसी को देगा। मतलब ये साइटोक्रोम
Q को फिर ऑक्सीडाइज करवाएगा, ठीक है, सॉरी साइटोक्रोम 2 को रिड्यूस करवाएगा। और अगर ये तो साइटोक्रोम NADH हो गया, अगर इसी जगह FADH आएगा तो ये साइड में देख रहे हैं, ये है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 1, और ये साइड में ही कोएंजाइम Q के साथ FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 अटैच है, तो ये FADH को ऑक्सीडाइज करवाएगा और बाद में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इस कोएंजाइम Q को देगा। तो उसे देने के बाद फिर कोएंजाइम Q एज अ मोबाइल कैरियर है, तो ये अब जो कोएंजाइम Q है ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम B को, ठीक है, साइटोक्रोम B। अब साइटोक्रोम B को जब देगा ना, तो आपको मैं बताता चलूँ कि जब NADH इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो इसी की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो अब मैंने आपको बताया था इसमें बहुत ही एनर्जी स्टोर है, तो अब ये एनर्जी ATP में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, इसमें से जब ऑक्सीडाइज होगी तो वो एनर्जी रिलीज होगी। अब ये एनर्जी सेल रिलीज करने नहीं देगा, इसका जो मेन मकसद है वो ATP बनाना है। तो अब ये एनर्जी कैसे ATP में कन्वर्ट होगी, वहाँ पर जो अनऑर्गेनिक फास्फेट होंगे वो ADP के साथ ऐड होंगे, तो वो एनर्जी अब इस प्रोसेस में फास्फेट ऐड करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो एनर्जी यहाँ से मुहैया होगी और ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ATP बनाएगी। अब आप ATP काउंट करते जाना, ये यहाँ पर एक ATP बन गया। तो जब दूसरा साइटोक्रोम FADH से आया, तो अब FADH से जब कोएंजाइम Q पर आया ना, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि ADP के साथ इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो सके, तो इसके पास इनफ एनर्जी नहीं थी। तो FADH के बाद जब ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस हो जाएगा कोएंजाइम Q, तो कोई एनर्जी नहीं बनेगी, ATP नहीं बनेगी। लेकिन NADH जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो साइटोक्रोम Q और NADH ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी ATP बनाने में यूज़ होगी। अब जैसे साइटोक्रोम Q में आया इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम Q के बाद साइटोक्रोम B में आया, तो अब साइटोक्रोम B में आया, जैसे NADH को डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ने और FADH को FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ने ऑक्सीडाइज किया था। अब ये कोएंजाइम Q भी पहले रिडक्टेज हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो इसको अपनी पोजीशन में वापस लाने के लिए ये साइटोक्रोम B इससे ऑक्सीडाइज करवाएगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर साइटोक्रोम B के पास जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आएंगे, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन फिर से ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम C को। अब यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई NADH के दौरान और FADH के दौरान नहीं हुई, तो दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर जस्ट ये मोबाइल कैरियर है। तो अब यहाँ साइटोक्रोम B पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो इनफ होगी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाने में, जो आपस में मिलकर ATP बनाएंगे। क्या यहाँ पर दूसरी ATP बन गई, और जबकि FADH की पहली, NADH की दूसरी ATP बन गई। अब ये साइटोक्रोम C फिर ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर है, तो यहाँ पर आएगा तो कोई ATP नहीं बनेगी, ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन A और A3 को देगा। तो फिर बाद में A3 के बाद में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो होगी वहाँ पर मौजूद, वो इससे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिसीव करेगी, जो अब यहाँ पर इनफ एनर्जी बन जाएगी, इनफ एनर्जी रिलीज होगी, जो फिर से ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड कराने में हेल्प करेगी, जो एक ATP बन जाएगी। तो अब ये NADH के तहत 3 ATP बन गई और FADH के तहत 2 नंबर ATP, पहली नंबर J और दूसरी नंबर J। और यहाँ जब हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन गेन करेगा तो ये फाइनली H2O बन जाएगा और
फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन इज ओवर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। याद करें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नॉट एटॉमिक ऑक्सीजन। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हो। अब ये तो सारा प्रोसेस हो गया कि कैसे ये आए, ये एटीपी बने। अब जो एटीपी बन रही है, वैसे एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट से यूज़ हो रही है। ये कैसे हो रही है और एटीपी कैसे बन रही है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये हम आगे चलकर इनर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसी में से ही ये प्रोसेस आपको करके दिखाएंगे कि कैसे एटीपी बन रही है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आखिर में कैसे H2O बन जाता है। अब हम चलते हैं इस तरफ। जो इसमें प्रोसेस होगा एटीपी बनाने में, कीमोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में फास्फोराइलेशन, आपको पता है कि एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फास्फेट टू एडीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में फास्फोराइलेशन हो रही है, तो कीमोस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। जो ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फास्फेट टू एडीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, बट इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, एटीपी सिंथेज। अब ये इन्वॉल्व कैसे होगा, पहले ये आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, जिसी की भी मेम्ब्रेन हो, हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स की ऑर्गेनेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल्स की मेम्ब्रेन है, सारों की मेम्ब्रेन नेचर सेम ही है, लिपिड बायलेयर है। मतलब ऐसे अब ये जो लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, तो इस ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रही थी, तो उसी में जो मैंने आपको कुछ साइटोक्रोम्स बताए थे, वहाँ जो होंगे वो यहाँ हम दिखाते हैं आपको। पहले ये फॉर एग्जाम्पल ये NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 है, तो इसी के साथ साथ क्या था, कोएंजाइम Q था, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर। और इसी के साथ साथ क्या था, साइटोक्रोम B था, साइटोक्रोम B के साथ साइटोक्रोम C था, साइटोक्रोम C के साथ साथ यहाँ साइटोक्रोम A3 था। अब यहाँ जो है ना, ये 3 जगह हैं जो जहाँ एंजाइम है, जहाँ एनर्जी रिलीज होगी, मैंने आपको बताया था। तो अब जब यहाँ NADH रिड्यूस होगा, NADH तो NAD बना जाएगा, तो हाइड्रोजन इसको देगा, हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन ऊपर चली जाएगी। ये जो है ये साइड है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्यों NADH माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुई थी। तो अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से NADH, जब यहाँ NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, तो ये हाइड्रोजन इसी NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 1 के तहत यहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही। और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर इसे देगा। फिर यहाँ से जो है ना हाइड्रोजन ऊपर जाएंगे, ऐसे सारे हाइड्रोजन यहाँ होंगे। तो यहाँ एक इसी मेम्ब्रेन में ही एक और स्ट्रक्चर होती है, मैंने जो आपको बताई थी ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज की स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह है। अब यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुई थी, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हुई थी, यहाँ भी।
ये एनर्जी इधर है। तो अब ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है ये इम्बिबिटेड इन द मेम्ब्रेन, ये जो है F0 पार्टिकल है। F0 पार्टिकल इज इम्बिबिटेड इन द मेम्ब्रेन। और ये जो है F1 पार्टिकल आर वी कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल हेड लाइक पार्ट विच इज प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन टूवर्ड मैट्रिक्स। ये क्या है आपको मैंने बताया था कि मैट्रिक्स टूवर्ड्स मैट्रिक्स है, हेड है, तो ये क्या है F1 पार्टिकल्स है। अब दरअसल होगा क्या, जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये F0 पार्टिकल यहाँ मूव करवाएगा। ये जो एनर्जी आएगी ये जो पूरा जो ATP सिंथेस है, अब यही हेल्प करेगा ADP को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ। और यहाँ आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीजन मौजूदगी है, तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में फास्फोराइलेशन हो रही है, तो इसलिए ये होगी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहाँ जब ADP ऐसे इसके साथ ऐसे एनर्जी ऐड हो जाएगी हाइड्रोजन की फॉर्म में, तो ये ATP बन जाएगा। इसी तरह यहाँ 3 जगह पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 3 ATP बनेंगे। ठीक है, अब ये जो सारा प्रोसेस है इसे क्या कहेंगे, कीमोऑस्मोसिस। क्या, कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस क्योंकि यहाँ पर ये केमिकल्स हैं और ऑस्मोसिस हो रही है। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी हाइड्रोजन की इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो फिर F0 पार्टिकल लायक थे जहाँ F1 पार्टिकल हाइड्रोजन को इधर भेजने में, और F1 पार्टिकल उसी को हेल्प कर रही थी ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाने में। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तब तो ये ऑस्मोसिस हो गया, को केमिकल्स की है, तो इसलिए कीमोऑस्मोसिस बन गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में टोटल कितने बन गए ATP। आपको पता है कि 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस के दौरान रिलीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH होते हैं ना, तो एक पायरुवेट और 2 पायरुवेट बनते हैं। तो 2 NADH है, ये जब ग्लाइकोलाइसिस से आएंगे तो ये 2 पायरुवेट जाएंगे क्रेब्स पहले लिंक रिएक्शन में, तो वहाँ पर भी एक NADPH, एक पायरुवेट एक NADH प्रोड्यूस करेगा और 2 तो 2 पायरुवेट 2, तो उसी के बाद ये क्रेब साइकिल में जाएगा तो टोटल 6 NADH प्रोड्यूस करेगा और 2 FADH। अब ये तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस हो रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाद में जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रही थी, जो बिल्कुल उसके नज़दीक थे, वहाँ से ही वो ट्रांसफ़र होकर अगले में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन ये जो हैं ये ग्लाइकोलाइसिस की हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हुई है, साइटोसोल में हुई है, तो इनको ज़रूर माइटोकॉन्ड्रिया की मेन मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेन मेम्ब्रेन है वो आपको पता है कि सेमी परमेबल है, हर किसी को नहीं छोड़ती। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की जो पहली मेम्ब्रेन है वो तो बिल्कुल हर किसी को छोड़ती है, लेकिन जो दूसरी मेम्ब्रेन है जो ऐसे क्रिस्टाई जिसे हम कहते हैं, ये इसमें से जो पोर्स होते हैं उसमें से आते हैं, वो भी सिलेक्टेड पार्टिकल्स। लेकिन NADH वहाँ अनसिलेक्टेड है, वो NADH को नहीं जाने जाती जो है ना। अब ये NADH किस फॉर्म में जाएगा, तो ये NADH को पहले FADH में कन्वर्ट होना पड़ेगा, FADH2 में। तो फिर यहाँ से
फिर ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आके फिर ये 2 NADPH 2 NADH 6 NADH 2 FADH2 और ये 2 FADH2 जो इधर से आए। तो आपको पता है कि ये 2 NADPH कितने प्रोड्यूस कराएंगे 6 ATP और ये 6 ATP 6 NADH कितने प्रोड्यूस कराएंगे 18 और ये 2 FADH2 कितने प्रोड्यूस कराएंगे 4 ATP 4 ATP और ये 2 प्रोड्यूस कराएंगे 4 ATP। तो अब ये टोटल कितने बन गए 6 18 24 24 4 28 28 4 32। तो टोटल जो टोटल ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस होंगे वो 32 होंगे, लेकिन टोटल सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो ATP प्रोड्यूस होती हैं वो 36 होती हैं। वो कैसे होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 4 लेकिन नेट तो टोटल 2 हैं, 2 ATP हैं, लेकिन ग्रास ATP जो प्रोड्यूस होती हैं 4 ग्रास इसलिए तो 2 जो जब ग्लूकोज ग्लूकोज 1 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट 2 ATP वहाँ यूज़ होती हैं, तो ये 4 उधर जाती हैं। जब इंशाल्लाह वो ग्लाइकोलाइसिस हम टॉपिक समझाएंगे तो आपको वहाँ समझेंगे कि कैसे 4 होती हैं। तो वहाँ टोटल जो 2 प्रोड्यूस होती हैं और 2 प्रोड्यूस होती हैं एक क्रेब्स साइकिल में, तो 2 क्रेब्स साइकिल होती हैं तो 2 वहाँ प्रोड्यूस होती हैं। तो 32 और 4 टोटल 36 बन गई। तो टोटल जो ATP प्रोड्यूस होती हैं वो 36 होती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। ये यूकैरियोटिक सेल्स में है। क्यों यूकैरियोटिक सेल्स में? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस पड़ना पड़ गया था NADH को जो साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुई थी ग्लाइकोलाइसिस में। लेकिन आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं, तो वहाँ साइटोसोल में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो इसलिए वहाँ जो ये 2 NADPH 4 ATP के बजाय 6 प्रोड्यूस कराएंगे तो 2 ज़्यादा बन जाएंगे, तो 36 के बजाय 38 ATP प्रोड्यूस होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। देखने के लिए शुक्रिया। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारा जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।